स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पहले अभ्यास प्रश्न के साथ। मानव विकास रिपोर्ट यानी HDR 2023 से 24 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, भारत को 193 देशों और क्षेत्रों में से 124वें स्थान पर रखा गया है। बी, मानव विकास रिपोर्ट 2023 से 24 का शीर्षक है ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक, री इमेजिनिंग कोऑपरेशन इन अ पोलराइज्ड वर्ल्ड। सी, HDR 2023 से 24 में लगातार 2 वर्षों में पहली बार वैश्विक मानव विकास सूचकांक यानी HDI मूल्य में कमी देखी गई। डी, मानव विकास रिपोर्ट यानी HDR संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP के मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय द्वारा प्रकाशित की जाती है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मानव विकास रिपोर्ट यानी HDR 2023 से 24। मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 में भारत का HDI मूल्य 2022 में बढ़कर 0.644 हो गया है, जिससे देश 193 देशों और क्षेत्रों में 134वें स्थान पर है। मानव विकास रिपोर्ट 2023 से 24 का शीर्षक है ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक, री इमेजिनिंग कोऑपरेशन इन अ पोलराइज्ड वर्ल्ड। 2023 से 24 HDR 2021 से 22 मानव विकास रिपोर्ट के निष्कर्षों पर आधारित है, जिसमें लगातार 2 वर्षों में पहली बार वैश्विक HDI मूल्य में कमी देखी गई। मानव विकास रिपोर्ट यानी HDR संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP के मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक रिपोर्ट है, अतः विकल्प ए सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, ब्लैक लाइव्स मैटर ग्लोबल नेटवर्क फाउंडेशन का उद्देश्य अश्वेत लोगों द्वारा अनुभव किए गए नस्लवाद, भेदभाव और असमानता को उजागर करना है। 2, इसकी समानता की मांगों में मानसिक स्वास्थ्य, LGBT समुदाय एवं मतदान अधिकार भी शामिल हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन। ब्लैक लाइव्स मैटर ग्लोबल नेटवर्क फाउंडेशन अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा में एक वैश्विक संगठन है। इसका उद्देश्य अश्वेत लोगों द्वारा अनुभव किए जाने वाले नस्लवाद, भेदभाव एवं असमानता को उजागर करना तथा श्वेत वर्चस्व को खत्म करना है, अतः कथन 1 सही है। इसके मुख्य लक्ष्यों में पुलिस की बर्बरता को रोकना और अदालतों में अश्वेत लोगों के साथ समान व्यवहार करने के लिए लड़ना शामिल है। इसकी समानता की मांगों में मानसिक स्वास्थ्य, LGBT समुदाय एवं मतदान अधिकार भी शामिल है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, फ्लोर टेस्ट यानी विश्वास मत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह पता लगाने के लिए विधायी निकायों में फ्लोर टेस्ट आयोजित किया जाता है कि क्या सरकार अभी भी सदन का विश्वास बरकरार रखती है। 2, यहाँ तक कि जब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो तब भी अध्यक्ष के पास फ्लोर टेस्ट बुलाने का अधिकार रहता है। 3, कंपोजिट फ्लोर टेस्ट तभी आयोजित किया जाता है जब एक से अधिक व्यक्ति सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। फ्लोर टेस्ट यानी विश्वास मत। विधायी निकायों में फ्लोर टेस्ट, जिसे विश्वास मत भी कहा जाता है, आयोजित किया जाता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि जिस सरकार पर बहुमत न मिलने का संदेह है वह अभी भी सदन का विश्वास बरकरार रखती है या नहीं, अतः कथन 1 सही है। जब सदन का सत्र चल रहा हो तो अध्यक्ष ही फ्लोर टेस्ट के लिए बुला सकता है, लेकिन जब सभा का सत्र नहीं चल रहा हो तो अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल की अवशिष्ट शक्तियां उन्हें फ्लोर टेस्ट बुलाने की अनुमति देती है, अतः कथन 2 सही नहीं है। कंपोजिट फ्लोर टेस्ट तभी आयोजित किया जाता है जब एक से अधिक व्यक्ति सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं। जब बहुमत स्पष्ट नहीं होती है तो राज्यपाल यह देखने के लिए विशेषज्ञ बुला सकता है कि किसके पास बहुमत है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, दोहरी अपस्फीति किसी उद्योग में जोड़े गए वास्तविक मूल्य की गणना करने का वैचारिक रूप से पसंदीदा तरीका है। कथन 2, दोहरी अपस्फीति के लिए सकल उत्पादन और मध्यवर्ती इनपुट के बीच संबंधों के बारे में अपेक्षाकृत अधिक धारणाओं की आवश्यकता होती है। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। बी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। सी, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। डी, कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। दोहरी अपस्फीति। दोहरी अपस्फीति वह तकनीक है जिसका उपयोग किसी उद्योग में जोड़े गए वास्तविक मूल्य का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। दोहरी अपस्फीति विधि में वास्तविक जोड़ा गया मूल्य वास्तविक सकल आउटपुट और वास्तविक मध्यवर्ती इनपुट के बीच अंतर के रूप में मापा जाता है।
दोहरी अपस्फीति वास्तविक जोड़े गए मूल्य की गणना करने का वैचारिक रूप से पसंदीदा तरीका है, क्योंकि इसमें सकल उत्पादन और मध्यवर्ती इनपुट के बीच संबंधों के बारे में कम धारणाओं की आवश्यकता होती है। अतः विकल्प सी सही है, क्योंकि कथन 1 सही है तथा कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, mRNA वैक्सीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. मैसेंजर RNA संक्षिप्त रूप mRNA आरबीसी संश्लेषण से संबंध एकल स्ट्रैंडेड आरएनए का एक प्रकार है। 2. mRNA का टीका लेने वाले व्यक्ति को वायरस के संपर्क में आने का जोखिम कम हो जाता है। 3. टीकों के माध्यम से mRNA कोशिकाओं के केंद्रक में प्रवेश नहीं करता है और न ही डीएनए में कोई परिवर्तन करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी केवल 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। mRNA वैक्सीन मैसेंजर आरएनए संक्षिप्त रूप mRNA प्रोटीन संश्लेषण से संबंध एक प्रकार का एकल स्ट्रैंडेड आरएनए है। प्रतिलेखन की प्रक्रिया के दौरान डीएनए टेम्पलेट से mRNA बनाया जाता है, अतः कथन 1 सही नहीं है। इसमें वायरल प्रोटीन से मेल खाने वाले mRNA के एक अंश का प्रवेश कराया जाता है। यह आमतौर पर वायरस की बाहरी झिल्ली पर पाया जाने वाला प्रोटीन का एक छोटा अंश होता है। mRNA का टीका लेने वाले व्यक्ति में वायरस के संपर्क में आने का जोखिम कम हो जाता है, अतः कथन 2 सही है। टीकों के माध्यम से mRNA कोशिकाओं के केंद्रक में प्रवेश नहीं करता है और न ही डीएनए में कोई परिवर्तन करता है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष कर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. प्रत्यक्ष कर का भुगतान उन लोगों द्वारा किया जाता है जिन पर यह लगाया जाता है। 2. प्रत्यक्ष करों को व्यक्ति की भुगतान करने की क्षमता के आधार पर लगाया जाता है। 3. प्रत्यक्ष करों के उदाहरणों में ईंधन, शराब तथा सिगरेट पर उत्पाद शुल्क के साथ साथ मूल्यवर्धित कर यानी वैट शामिल है। 4. आयकर व्यक्तिगत तथा निगम कर दोनों के रूप में एकत्र किया जाता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3, डी सभी 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी केवल 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्रत्यक्ष कर यह भुगतान उन लोगों द्वारा किया जाता है जिन पर यह लगाया जाता है। जिन कंपनियों एवं व्यक्तियों पर प्रत्यक्ष कर लागू होते हैं वे करों का भुगतान करने के लिए पूरी तरह उत्तरदायी होते हैं, अतः कथन 1 सही है। प्रत्यक्ष कर व्यक्तियों की भुगतान करने की क्षमता के सिद्धांत के आधार पर लगाए जाते हैं। जिन व्यक्तियों अथवा संस्थानों के पास अधिक संसाधनों तक पहुंच है और वे अधिक आय अर्जित करते हैं, उन्हें अधिक करों का भुगतान करने की आवश्यकता है, अतः कथन 2 सही है। ईंधन, शराब तथा सिगरेट पर उत्पाद शुल्क के साथ साथ मूल्यवर्धित कर यानी वैट अप्रत्यक्ष करों के उदाहरण है, अतः कथन 3 सही नहीं है। आयकर व्यक्तिगत तथा निगम कर दोनों के रूप में एकत्र किए जाते हैं, अतः कथन 4 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत ने 2020 से 21 में अनुसंधान और विकास पर अपने सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2% ही खर्च किया। 2. भारत में 2020 से 21 के दौरान अनुसंधान एवं विकास खर्च केवल केंद्र सरकार द्वारा संचालित किया जाता है और उसके बाद राज्य सरकारों द्वारा। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो 1 और न ही 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अनुसंधान और विकास वर्ष 2020 से 21 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में अनुसंधान एवं विकास पर भारत का सकल घरेलू उत्पाद 0.64% रहा, अतः कथन 1 सही नहीं है। वर्ष 2020 से 21 में अनुसंधान एवं विकास पर सकल घरेलू व्यय मुख्य रूप से केंद्र सरकार, निजी क्षेत्र उद्योग, उच्च शिक्षा, राज्य सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग द्वारा संचालित किया जाता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जनरेटिव एआई के संभावित अनुप्रयोग है? 1. ग्राहक सेवा के लिए चैटबॉट लागू करना। 2. नए चिप डिजाइनों का अनुकूलन। 3. एक विशेष शैली में फोटो यथार्थवादी कला का निर्माण। 4. परीक्षण के लिए नए औषधि यौगिकों का सुझाव देना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 2, 3 और 4, सी केवल 1, 4 और 5, डी 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2, 3 और 4। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। जनरेटिव एआई वस्तुतः किसी भी प्रकार की सामग्री उत्पन्न करने के लिए जनरेटिव एआई को विभिन्न उपयोग मामलों में लागू किया जा सकता है। जनरेटिव एआई के कुछ उपयोग मामलों में शामिल हैं: ग्राहक सेवा और तकनीकी सहायता के लिए चैटबॉट लागू करना, नए चिप डिजाइन का अनुकूलन, एक विशेष शैली में फोटो यथार्थवादी कला का निर्माण करना, परीक्षण के लिए नए औषधि यौगिकों का सुझाव देना, भौतिक उत्पादों और इमारतों को डिजाइन करना, लोगो या विशिष्ट व्यक्तियों की नकल करने के लिए डीप फेक को तैनात करना, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, टार्डीग्रेड्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वे छोटे जीव हैं जिन्हें वाटर बियर कहा जाता है।
जो सभी टार्डिग्रेड प्रजातियों में से 50% से अधिक बनाते हैं। 2 टार्डिग्रेड्स ने क्रिप्टोबायोसिस नामक प्रक्रिया से गुजरकर पर्यावरणीय तनाव को अनुकूलित किया है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। टार्डिग्रेड्स ये छोटे जीव जिन्हें अक्सर वाटर बियर कहा जाता है, सूक्ष्म अदृश्य प्रकार के हैं। हमें ज्ञात सभी टार्डिग्रेड प्रजातियों में से 17% समुद्री टार्डिग्रेड हैं और वे महासागरों में निवास करते हैं, अतः कथन 1 सही नहीं है। टार्डिग्रेड्स ने क्रिप्टोबायोसिस नामक प्रक्रिया से गुजरकर पर्यावरणीय परिस्थिति को अनुकूलित किया है, अतः कथन 2 सही है। क्रिप्टोबायोसिस को एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें चयापचय गतिविधियां प्रतिवर्ती ठहराव में आ जाती हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह पेरिस में स्थापित एक स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन है। 2, IEA के लिए उम्मीदवार देश को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD का सदस्य देश नहीं होना चाहिए। 3, इसकी स्थापना वर्ष 1973 से 1974 के तेल संकट के मद्देनजर अपने सदस्यों को तेल आपूर्ति में बड़े व्यवधानों का जवाब देने में सहायता करने के लिए की गई थी। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA यह वर्ष 1974 में पेरिस फ्रांस में स्थापित एक स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन है और मुख्य रूप से अपनी ऊर्जा नीतियों पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण शामिल है, अतः कथन 1 सही है। IEA के लिए उम्मीदवार देश को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का सदस्य देश होना चाहिए, अतः कथन 2 सही नहीं है। वर्ष 1973 से 74 के तेल संकट के मद्देनजर अपने सदस्यों को तेल आपूर्ति में बड़े व्यवधानों का जवाब देने में सहायता करने के लिए स्थापित किया गया, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना यानी PMUY के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसे आवास मामलों के मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है। 2, यह एक प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण और वंचित परिवारों को LPG जैसा स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन उपलब्ध कराना है जो पारंपरिक खाना पकाने के ईंधन का उपयोग कर रहे थे। 3, लाभार्थियों को 14.2 किलोग्राम सिलेंडर के पहले 6 रिफिल या 5 किलोग्राम सिलेंडर के 8 रिफिल पर भी सब्सिडी मिलती है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, अतः कथन 1 सही नहीं है। यह ग्रामीण और वंचित परिवारों को LPG जैसे स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक प्रमुख योजना है जो अन्यथा पारंपरिक खाना पकाने के ईंधन जैसे लकड़ी, कोयला, गोबर के उपले आदि का उपयोग कर रहे थे, अतः कथन 2 सही है। लाभार्थियों को 14.2 किलोग्राम सिलेंडर के पहले 6 रिफिल या 5 किलोग्राम सिलेंडर के 8 रिफिल पर भी सब्सिडी मिलती है, अतः कथन 3 सही है। लाभार्थी स्टोव को लागत और पहली रिफिल के भुगतान के लिए EMI सुविधा का विकल्प चुन सकते हैं। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। हाल ही में चर्चा में रहा फ्लर्ट शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए, कोरोना वायरस का एक नया सब वेरिएंट। बी, इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी विकसित करने की एक तकनीक। सी, एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति जैविक बैक्टीरिया का एक प्रकार। डी, स्टॉक ट्रेडिंग में उपयोग किए जाने वाला एक प्रकार का वित्तीय उपकरण। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।